नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल, जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। आसान किस्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी प्राप्त करें और वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के नाम पर वोट लेकर धोखाधड़ी करने का काम किया है। एनकाउंटर के नाम पर ब्राह्मण समाज के मजबूत लोगों को मारा जा रहा है। पूरे प्रदेश में एक एक घटनाओं से पता चलता है कि ब्राह्मणों से कितना नफरत यह बीजेपी की सरकार करती है। कानपुर में बिकरू कांड में आदेश जारी हुआ कि एक भी ब्राह्मण बचने न पाए। हरियाणा के 17.5 साल के लड़के को गोली मार दी गई। आसपास के 50 ब्राह्मण लोगों को जो कोलकाता, मुंबई जैसे महानगरों में थे उन्हें पकड़ा गया और फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने यह सभी आरोप लगाकर आजमगढ़ में बीजेपी सरकार को ललकारा। ब्राह्मणों के साथ ही दलितों के अत्याचार के किस्से बताकर दलितों पर जितनी भी कोशिश कर ले ये बहन मायावती के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने समाजवादी सरकार को भी जमकर निशाने पर लिया। कहा कि इनकी सरकार गुंडों माफियाओं की थी जिसे लोग भूले नहीं हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आजमगढ़ के बालपुर खरेला गांव में प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन में पहुंचे थे। ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से बसपा के चलाए जा रहे प्रबुद्ध जन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में किया जा रहा है, जिसकी कड़ी में आजमगढ़ जनपद में 34वां सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सतीश चंद्र मिश्रा रहे। इस दौरान जनपद में उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर योगी के कथित रामराज पर सवाल खड़े किए। सतीश चंद्र मिश्र ने आरोप लगाया कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए लिया गया चंदा भारतीय जनता पार्टी चुनाव में खर्च करेगी। मंच से बोलते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी लोगों को 15 लाख देने का ऐलान किया था। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन नौकरियां देने की बजाय छीनी जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नकुल दुबे, लालगंज सांसद संगीता आजाद, विधायक अरिमर्दन आजाद, भूपेंद्र सिंह मुन्ना, कार्यक्रम के आयोजक संतोष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में बसपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आप खुद देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कोरोना का सब पालन करते हुए लोग कितना ध्यान से सब बातें सुनी है लोगों ने और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है ये। और मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से इसी तरह का रिस्पांस जो आपने यहाँ देखा है, इसी तरह का रिस्पांस आज हमको हर जगह मिल रहा है और उससे ये साफ साबित हो रहा है कि जितना जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे रिस्पांस और बढ़ता जा रहा है और लोग इतना परेशान हैं, दुखी हैं इस सरकार से कि वो 6 महीने भी इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे कल चुनाव हो जाए तो इनसे छुट्टी पा जाएं, इस सरकार से हम छुट्टी पा जाएं और हम इनकी जुल्म जातियों से छुट्टी पाएं। खास वो इनसे तुरंत छुट्टी पाने के लिए इंतज़ार कर रहा है। आपने देख ही लिया कि इनके जो बीजेपी के लोग हैं वो क्या कहते हैं। उनके दुबे जी जो हैं, हरिद्वार दुबे जी, वो तो राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने जब आप ही लोगों से मीडिया ने प्रश्न किया था कि ब्राह्मण समाज रुष्ट है तो आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण ससुरे जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है हमारे पास आना, भारतीय जनता पार्टी की। तो अब की बार ये आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज दिखा रहा है और दिखाने जा रहा है इनको कि ये मजबूरी नहीं है, ये अभी आपको दिखाने वाला है कि अगला चुनाव जो है किस तरह का होने वाला है, जिसमें कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर, एकजुट होकर के और बहन मायावती जी को अब की बार अगला मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना चुका है, तय कर चुका है। अखिलेश जीतेंगे, 3 सीट उन्हें छोड़ी कौन सी है? अब क्यों छोड़ दी ये तो आप उनसे पूछिए। आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए क्यों छोड़ दिया 3 सीटें, और वो 3 सीटें कौन सी हैं ये भी पूछ लीजिए। पर हम लोग अपना जानते हैं कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी ना किसी दल के साथ गठबंधन कर रही है, ना करेगी, और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन जरूर करेगी, लेकिन किससे करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता से कर रही है। और वो जनता आपने देखी लिया, हम इनके साथ में गठबंधन कर रहे हैं और हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जो बनी थी
उससे कहीं कहीं अधिक जा करके अब की बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं और बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री। सर, अफगानिस्तान में कब्जा किया, इसके बाद फिर इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है। भाजपा उसको अपने पाले में करना चाह रही है, एक ध्रुवीकरण का। देखिए, अब भाजपा का इस तरह के जो तौर तरीके हैं लोगों को भटकाने का, लोगों को सही मुद्दों से हटाने का, किसान क्यों मर रहा है, 500 किसान मर गया आंदोलन करते करते, उनको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनकी ज़मीन छीनने का योजना बना दी, हमेशा हमेशा के लिए कानून बना के 3 ठो महिलाओं के साथ हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में दुराचार हर 2 घंटे में हो रहा है। ये ऐसा तो प्रदेश चल रहा है और किसान लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। इतनी अनेकों समस्याएं इनके सामने आ गई हैं जो इनसे संभाले नहीं संभल रही। तो इसलिए ऐसी ही चीज़ों को लेकर के कभी जनसंख्या के बारे में, कभी इसमें कि 2 बच्चे हों 1 बच्चा हो, कभी कुछ करेंगे, इसी तरह की बना करके ये लोगों को मुद्दे से लोग अपनी रोटी रोजी पेट की परेशानी से अलग हट जाएं और इसमें उलझ के रह जाएं। और इसीलिए आपने देखा है कि उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के लिए हर महीने 300 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं हर महीने। ये तो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन है, 300 करोड़ खर्चा होते हैं। अभी फिर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खाली अपने प्रचार प्रसार के लिए फिर पारित कर दिया, क्यों पैसा पूरा खत्म हो रहा है। और चीज़ों के लिए नहीं, स्कूलों के लिए नहीं, अध्यापकों के लिए नहीं, टीचरों के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, असली रूप ये है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर जीवन काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस बीच हालात बिगड़ने के कारण कई भारतीय इस वक्त वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के नराव गांव के रहने वाले धर्मेंद्र चौहान भी शामिल हैं। धर्मेंद्र के परिवार के मुताबिक उनके अलावा करीब 28 लोग स्टील फैक्ट्री में फंसे हैं। इनमें गोरखपुर, देवरिया और आसपास के इलाकों के लोग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक इन सभी को फैक्ट्री मालिक ने एक कमरे में बंद किया है और इनके पासपोर्ट भी रख लिए हैं। ऐसी बुरी स्थिति में फंसे लोगों के परिजन जो कि भारत में हैं काफ़ी परेशान हैं और उनसे बड़ी मुश्किल से बात हो पा रही है। ऐसे में परिजनों ने भारत सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जाए। आजमगढ़ के धर्मेंद्र चौहान के पिता हरकूत चौहान के मुताबिक फैक्ट्री में सभी युवकों को अलग अलग कमरों में बंद किया गया है। कमरे के बाहर निकलना मना है। फैक्ट्री मालिक सिर्फ यही बात कह रहा है कि जब स्थिति बेहतर होगी तब किसी अन्य रास्ते पर विचार किया जाएगा। अब अफगानिस्तान में फंसे लोगों को भारत सरकार से उम्मीद है कि उन्हें सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत द्वारा अपनी एम्बेसी के लोगों को तो काबुल से सुरक्षित बचा लिया गया है। अब भारत की कोशिश वहां पर फंसे सभी भारतीय नागरिकों को वापस लाने की है। भारत सरकार द्वारा इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समझता कुल थुआ का इतना ले थुआ कि हम अब फसल हमारे लोगन तो ये तो दुआ मंगली है कि फसल हमारे लोगन तो अपने अपने घर अपने परिवार में चले आए। अच्छा, बातचीत भइल है? हाँ, सुबह हम बात कैले रहे। का कहना है? कल हम ठीक हैं, ड्यूटी करत है जा। अच्छा, हाँ, कहाँ काम करते रहना वो? विदेश में। अच्छा, स्टील फैक्ट्री में कोनो? हाँ, स्टील फैक्ट्री है। तो कब से रहना है वहाँ पे वो? 2 साल हो गए। अच्छा, तो अब का स्थिति हुआ वहाँ पे? पता चलल वहाँ पे बवाल वाल हुआ? स्थिति समय बहुत खराब चलत है। आज लोग आवे के रहना घरे, आज 4 दिन का कि हम बिहाने परसों गाड़ी पकड़बा और जहाज तू फ्लाइट हुई आ तले बीच में बम फोड़ देना कुल वैसे नहीं। अच्छा, तो का सरकार से मांग का है? तो सरकार से मांग है कि अपने परिवार में चलिए, हम अपन कमा खा अपने देश में बने। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे चाचा लगते हैं जी, हम कह रहे हैं कि हमारे चाचा बस सही सलामत से घर आ जाएं, हमारे वहाँ घर पर आ जाएं और गांव के जितने भी कमा रहे हैं हम सबको कह रहे हैं कि सब घर आ जाएं। मोदी सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि सबको घर बुला दीजिए। अच्छा, क्या करते थे वहाँ पे, कुछ पता है? वहाँ स्टील फैक्ट्री में ऐसे काम करते थे। अच्छा, वहाँ की स्थिति के बारे में कुछ पता है? वहीं की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, जैसे बम उम के बारे में सब वहाँ पर दिक्कत हो रही है। कमा नहीं पा रहे हैं और सब दिक्कत हो रही है। और खाना वाना जैसे बाहर अंदर ही काम सब कर रहे हैं, खाना वाना जैसे बाहर से आ रहा है बस। अच्छा, अंदर ही काम अपना कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, आपके गांव के लोग और आप लोग? हम सब चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे चाचा साहब जितने सब कमासे हैं सब आ जाएं हमारे यहाँ।
और मोदी सरकार से क्या अपील है आपकी? मोदी सरकार से यही अपील है कि सब मोदी सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि सब हमारे चाचा हमारे घर आ जाएं बस। और कुछ अच्छा, नहीं आप लोगों को कैसे पता चला कि अफगानिस्तान में ये स्थिति? सोशल मीडिया के माध्यम से या कैसे, किस तरीके? हमको सोशल मीडिया से माध्यम से पता चला। अच्छा। और वो भी बता रहे थे कि ये सब लफड़ा होने वाला है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद में अपराधियों, अवैध शराब माफियाओं की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सिधारी धर्मेंद्र कुमार पांडे, थाना जहानागंज के प्रभारी निरीक्षक मैं हमराही व प्रभारी थाना रानी की सराय में हमरा इटौरा तिराहे पर मौजूद थे। जरिए मुखबिर खास सूचना मिली है कि गुजरात का एक अपराधी है जो गुजरात में लूट व हत्या करके वहां से फरार आजमगढ़ आया हुआ है। वो अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से जहानागंज की तरफ जा रहा है, जो चक्रपानपुर होते हुए खरिहानी की तरफ जाएगा। वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। मुखबिर खास की बात का विश्वास करके पुलिस आने वाले अपराधी की आने की बाट जोहने लगी। थोड़ी देर बाद जहानागंज की तरफ से तेज गति से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। चेकिंग करने के उद्देश्य से रोका गया तो मोटरसाइकिल चला रहे व्यक्ति ने मोटरसाइकिल को और तेज कर दी और पीछे बैठे व्यक्ति ने प्रभारी निरीक्षक सिधारी को लक्ष्य करके जान से मारने की नियत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। प्रभारी निरीक्षक सिधारी, रानी की सराय व जहानागंज द्वारा अपने अपने पिस्टल से आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, किंतु अपराधी अपनी मोटरसाइकिल न रोककर भागने लगे। तब पीछा करते हुए कंट्रोल रूम व चक्रपानपुर के चौकी प्रभारी को जरिए वायरलेस सेट सूचना दी गई कि पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस पर फायर कर अपराधी मोटरसाइकिल से भाग रहे हैं। आप घेराबंदी करिए। भाग रहे अपराधियों ने चक्रपानपुर की तरफ से उप निरीक्षक मनीष उपाध्याय मैं हमराही को मोटरसाइकिल से आता देखकर अपने को घिरा पाया। मोटरसाइकिल को रोककर दुस्साहसिक तरीके से दोनों अपराधी फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया तथा अंधेरे व भौगोलिक परिस्थिति का लाभ लेकर एक अभियुक्त भाग गया। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु ले जाया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। घायल अपराधी से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम भावेश उर्फ राजा पुत्र जयंती बाई सोलंकी साफी मोहम्मद अली चाल अमराई बाड़ी अहमदाबाद गुजरात बताया तथा भागे हुए अपराधी के बारे में पूछा गया तो बताया कि कमर हसन उर्फ रसीद उर्फ नेता उर्फ अफसार पुत्र जफर उर्फ चुन्नू परसाहा थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का वो मूल निवासी है। उसके पास एक पिस्टल, 3 कारतूस, एक हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 39,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। रात्रि में इटौरा तरह पर प्रभारी निरीक्षक सिधारी, प्रभारी निरीक्षक जहानागंज और प्रभारी निरीक्षक रानी सराय द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति चक्रपानपुर की तरफ से आए तो उन्हें रोकने का इशारा किया गया। वो नहीं रुके और भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। कंट्रोल रूम को भी बताया गया। वो पुलिस टीम पर उनके द्वारा फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान भावेश उर्फ राजा के रूप में हुई है, जो कि एक शातिर लुटेरा और हत्यारा अपराधी है और अहमदाबाद के 2 थानों से उस पर लूट और हत्या के मामले में वह वांछित था। यह अपराधी पूछताछ पर इसने बताया कि यह अपराधी यहाँ पर एक बड़ी बैंक लूट करने के इरादे से आया था और उसकी रैकी कर रहा था। उसके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसके पास से 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं। ये अपराधी अभी भी एक बड़ी लूट में और हत्या में अहमदाबाद से वांछित था। आजमगढ़ कुंवर सिंह उद्यान में पौधे लगाकर संरक्षित करना जिम्मेदार भूल गए। हश्र ये हुआ कि अब उनका नामो निशान मिट गया है। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 9 अगस्त को शहीद कुंवर सिंह उद्यान स्थित शहीद स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर देश के वीर सपूतों और आजादी की लड़ाई में शहीद महापुरुषों को याद करते हुए पौधारोपण किया गया था। उद्यान में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, डीआईजी अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार, एसपी सुधीर कुमार सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, ये सभी आला अधिकारीगण कई तरह के पौधों का रोपण किए। रोपण करने के साथ ही इनके नाम से नेम प्लेट भी लगाया गया ताकि याद रहे कि पौधों को किसने लगाया। भविष्य में ये पौधा वृक्ष का रूप लेता तो कार्यक्रम में शिरकत करे आला अधिकारियों की याद आती कि उन्होंने ये पौधा लगाया था। लेकिन कार्यक्रम समाप्त और सब कुछ मात्र 1 सप्ताह में ही भुला दिया गया। कुंवर सिंह उद्यान में आला अधिकारियों द्वारा लगाए गए पौधों में सिर्फ डंडी बची है और अधिकारियों के नेम प्लेट की तख्तियां
जमींदोज हो चुकी हैं। इसकी नजर पड़ी सामाजिक संगठन जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के पदाधिकारियों की तो उन्होंने नेम प्लेट को सहेजने के साथ ही पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही कुंवर सिंह उद्यान में लगे पौधों को जीवंत और संरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार नगर पालिका को जमकर कोसा। कहा कि ये नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कैसे पर्यावरण का नगर क्षेत्र में संरक्षण करना है, लेकिन वो मूक दर्शक बनी हुई है। संगठन के संस्थापक संजय निषाद ने बताया कि पौधे लगाने में बहादुरी नहीं, उसे बचाना भी पड़ता है, तब जाकर पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हम लोग अभी कुंवर सिंह उद्यान में पौधे लगा रहे थे तो देखा गया कि यहाँ पे कई पौधे नगर पालिका के द्वारा लगाया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कई माननीय अधिकारी भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखा गया पौधे तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इसका देख रेख ना होने के कारण पौधे सारे खराब हो चुके हैं। और मैं नगर पालिका को यही कहना चाहूँगा कि जो भी पौधे लगाए हुए हैं उसका देख रेख करके सही तरीके से लगाएं, ताकि लोग लगे कि हाँ नगर पालिका पौधे लगाए हैं। और पौधे सौपुत्र समान होते हैं, तो पौधों को लगाने की ही जिम्मेदारी न लिया जाए, उसको देख रेख की भी जिम्मेदारी नगर पालिका के द्वारा लिया जाए। गुरुवार को पुलिस लाइन आजमगढ़ के सभागार भवन में मिशन शक्ति 3 से संबंधित थाना स्तर पर गठित होने वाले महिला बीट के संबंध में थानों से आई महिला पुलिस कर्मियों को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ द्वारा संबोधित किया गया तथा इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा अपने संबोधन में महिला बीट पुलिस अधिकारी के अधिकार व कर्तव्यों को बताते हुए आम जनमानस की महिलाओं तक महिला पुलिस की पहुंच व उसके परिणामों के बारे में बताते हुए हेल्पलाइन नंबर 1076 112 108 181 1090 के बारे में भी विस्तार से बताया। इस गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ, महिला सम्मान प्रकोष्ठ प्रभारी प्रमींद्र सिंह व महिला प्रकोष्ठ की महिला पुलिसकर्मी व जनपद के सभी थानों से आए महिला पुलिसकर्मी उपस्थित रहीं। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां सज गई है। त्योहार निकट आते ही राखी की बिक्री बढ़ी है। बहनें अपने भाइयों के लिए आकर्षक राखियां खरीद रही हैं। वहीं बाजार में बहनों के साथ आए छोटे भाई उनसे अपनी पसंद की राखी खरीदवा रहे हैं। यहाँ पर राखी खरीदने आए हैं। अच्छा, आपको राखी अपनी बहन को नहीं खरीदनी है, क्या करना? हमारी बहन स्कूल गई है और उसने कहा है कि तुम जो है अपने पसंद की राखी लेके आओ, तुम्हारी पसंद की राखी बांधी जाएगी। अच्छा, आप बहन को भी राखी बांधते हैं? हाँ, रक्षाबंधन पर मैं उनको राखी बांधता हूँ और वो मुझे राखी बांधती है। ये मेरी बहन का प्यार है। त्योहार में सिर्फ चंद दिन शेष रहने पर बाजार में ग्राहकों की आमद बढ़ गई है। खासकर दुकानों पर बहनों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों की माने तो इस बार परंपरागत राखी के अलावा गुजराती धागा और मारवाड़ी राखी कड़े की डिमांड अधिक है। छोटे बच्चे प्रचलित कार्टून के चित्रांकित राखी पसंद कर रहे हैं, जिसमें डोरेमोन, मोटू पतलू के चित्र वाली राखी छोटे बच्चों को पसंद आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुशल नेतृत्व के लिए जहां पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं, वहीं इन दिनों बाजारों में भी मोदी की लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजनीति के अखाड़े में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री अब रक्षाबंधन पर बहनों की पहली पसंद बन गए और यही कारण है कि बाजार में मोदी राखी की धूम है। रक्षा सूत्र में मोदी की तस्वीर बनी ये राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महिलाएं और युवतियां भी इन राखियों को खासा पसंद कर रही हैं। मार्केट तो बहुत अच्छा लग रहा है, बस यही आए हुए हैं राखी खरीदने। इंतजार रहता है? हाँ, बहुत ज्यादा। भाई अब भाई बहन का त्योहार है तो भाई इंतजार तो रहेगा ही। काफी अच्छी अच्छी राखियां भी उन लोगों को खरीदने में अच्छा लगा। राखियां तो रेट में ही है, सही है। राखियां ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, न ज़्यादा मैं वो लो में भी है, अच्छा है, सुंदर है सारी राखी। पहले की राखियाँ थोड़ा सा मतलब कि काफ़ी बड़ी बड़ी रहती थी, इस समय थोड़ा सा स्टाइलिश राखी आ गई हैं और थोड़े से अच्छे भी लगते हैं देखने में। पहले लुम्बा वगैरह नहीं मिलता था, अब लुम्बा भी मिलने लगा है, नहीं तो बाहर से लेना पड़ता था। राखी का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। राखी की खरीदारी कर रही हूँ और भाई को राखी बांधूंगी। राखी का पर्व बहुत अच्छा लगता है। इसका इंतजार कब से रहता है? बहुत दिन से रहता है। क्यों इंतजार रहता है? बहुत खुशी की बात है कि भाई जिसके पास रहते हैं उसको राखी बांधते हैं, ये इंतजार रहता है। महंगाई का कुछ असर है?
महंगी तो हर समय रहता है महंगा तो है ही है राखी। भाई कितना देते हो? ये राखी 100 रुपए में दे रहे हैं। देखो सामने नीचे बगल में ऐसे हर समय मिलती थी। तो हर बार रेट बढ़ जाता है। बढ़ता है, रेट बढ़ता है, जैसे सामान लीजिए वैसा रेट है। बाजार में स्वदेशी राखियों की धूम है। राखी विक्रेता पवन गुप्ता ने बताया कि इस बार वो चीनी राखियां खरीद कर नहीं लाए, स्वदेशी राखियां ही बेच रहे हैं जिनका बजट कम है। कोविड के बावजूद इस बार व्यापार पटरी पर है। भैया हमारे काउंटर पे तो जैसे स्टार्टिंग भगवान की राखी होती है वो 2 रुपए से लेके और कस्टमर को जिस हिसाब से चाहिए 450-500 तक की राखी है। जी योगी हमारे मोदी जी की राखी आई है जी, जैसे यहाँ बना हुआ देखिए भैया। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं कि कोरोना का असर था लेकिन अब अनुभव नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ग्राहक आने लगे हैं। भैया साहब मेड इन इंडिया है हमारे पास। जी जी कार्टून राखी है, डोरेमोन है, वो डोरेमोन, बेंटेन और शॉर्पनर वाली राखी है, रबड़ वाली राखी है, सारे आइटम हमारे पास अवेलेबल है। कोरोना वॉरियर सफाई कर्मियों की स्थिति बद से बदतर है। विभाग उनके हित लाभ की सुध नहीं ले रहा है और यही कारण है कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले उन्होंने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर नगरपालिका परिषद के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर सांकेतिक व अस्थायी हड़ताल तक की चेतावनी दी। कर्मचारी नेताओं का कहना था कि देयकों के भुगतान न होने के चलते सेवानिवृत्त कर्मचारी भुखमरी के शिकार हैं, दवा इलाज और परिवार के पालन पोषण के लिए परेशान हैं। वहीं कर्मचारियों का एसीपी का भी लाभ उन्हें नहीं दिया जा रहा है। एसीपी कर्मचारियों की समय से नहीं लगाई जा रही है। 4 वर्ष से उन्हें वर्दी भी नहीं मिली है। मृतक कर्मचारियों का जीवन बीमा का भुगतान रुका हुआ है। संविदा श्रमिकों का 4 माह का वेतन बकाया है। लंबे समय से कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जो संविदा पर कार्यरत हैं उन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करने की मांग भी आज तक पूरी नहीं हुई। संगठन के उपाध्यक्ष काशीराम वाल्मीकि ने कहा कि उनकी 7 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होती है तो हड़ताल होगी। नगर की साफ सफाई व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। को काफी दिनों से रिटायर होकर पड़े हुए हैं, उनका लगभग 5 करोड़ बकाया है। नगर पालिका में राजवीत का पैसा आता है, वेतन देने के बाद अन्य जगहों पैसा खर्च कर दिया जाता है, कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है। इसको लेकर के हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। इसमें 7 सूत्री मांग है और उसमें जैसे कि एसीपी हमको समय से लगनी चाहिए, लेकिन यहाँ के बाबू वर्ग जो है समय से न लगा करके कर्मचारियों से पैसा मांगते हैं, पैसा लेने पर ही उनका काम करते हैं। आज 6 महीना पहले से सफाई विभाग में कम से कम 30 कर्मचारियों का एसीपी स्वीकृत है, लेकिन आज तक उनके वेतन में नहीं लगाया गया, कुछ लोगों को लगाया गया। नहीं दिया तो नहीं मांगे तो क्या करेंगे आप? नहीं मांगी जाएगी तो अभी कल से हम धरने, अभी तो कल छुट्टी हो जाएगा, इसके बाद 1 हफ्ते तक हम धरना चलाएंगे। 15 से लेकर 20 आदमी से धरने पर बैठेंगे। इसके बाद अगर नहीं मानी गई तो मैं आधा टाइम शहर के अंदर काम बंद कराऊंगा, आधा टाइम करूंगा। इस पर भी नहीं मानेंगे तो हम फुल एकदम हड़ताल करा देंगे, बैठ जाएंगे। हम नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों के देयकों का भुगतान किया जा रहा है। प्रत्येक माह 5 लाख रुपए अलग से उनके भुगतान के लिए निर्धारित किए गए हैं। नगर पालिका अपनी जिम्मेदारी समझ रही है और सभी देयकों के शीघ्र से शीघ्र भुगतान का प्रयास कर रही है। ना तो नहीं पता मुझे, बस कर्मचारी मैं तो आके बैठा, मुझसे मिलने आए थे, 4-5 लोग थे, 2 महिला कर्मचारी भी थी। उनकी जो मांग थी उस संबंध में उन्होंने अपनी बातें मुझसे की। मुख्यतः क्या मांगे थे? मुख्यतः मांगे ये कि इन कर्मचारियों का रिटायरमेंटल ड्यूज़ है। कुछ कर्मचारी जो रिटायर हो गए हैं उनको अभी तक उनका ड्यूज़ नहीं मिला है। कुछ कर्मचारी जो हैं उनकी एसीपी नहीं लगी है और इनको वर्दी नहीं मिली है, तो ये सब चीज़ें थी। आपके तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन नहीं, हमने ऑलरेडी एक व्यवस्था बनाई थी कि प्रत्येक माह जो है कि एक राज्य वित्त आयोग से जो धनराशि हमें प्राप्त होती है उसमें से एक अमाउंट 5 लाख रुपए की व्यवस्था मैंने अभी की है कि वो कम से कम जो है हर महीने जो है कर्मचारियों के ड्यूज़ में दिया जाए, ताकि धीरे धीरे करके जो पालिका के ऊपर लायबिलिटी है कर्मचारियों की वो ख़त्म।
जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की माह जुलाई 2021 तक हुई उपलब्धियों की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यक्रमों योजनाओं से संबंधित अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता युक्त एवं निर्धारित समय के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की जांच कराने पर यदि गुणवत्ता में कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने जांच के लिए नामित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की जांच 1 हफ्ते के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि जांच रिपोर्ट गलत पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच से संबंधित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री राजेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी तत्परता एवं बारीकी से जांच की जाए। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिया कि मिशन शक्ति 3.0 अभियान के अंतर्गत ग्रामीण स्तर की महिलाओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की शिकायत के लिए एक रजिस्टर रखा जाए जिसमें उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखें। उन्होंने कहा कि हफ्ते में कोई एक दिन निर्धारित करें ताकि उस दिन महिलाएं आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों की लगातार सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा में एक उपस्थित पंजिका भी रखा जाए जिसमें प्रत्येक दिन की उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिलाधिकारी ने कृषि एवं सिंचाई विभाग की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नहरों में पानी और केंद्रों पर यूरिया एवं उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को फसल बीमा योजना एवं किसान क्रेडिट कार्ड का 100% लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को तत्काल सोलर बॉक्स लगाए जाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गौशालाओं में निराश्रित पशुओं की संख्या में वृद्धि एवं उनके खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगले महीने तक 100% लक्ष्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जो काम 60% पूर्ण हो गए उन्हें किसी महीने में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि जियो टैगिंग भी की जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का ब्लॉक स्तर पर समीक्षा करें और सितंबर तक हर हाल में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि मनरेगा के कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप 100% कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हैंडपंपों के रिपोर मरम्मत एवं पंचायत भवनों के निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि 75% पूर्ण हो चुके सामुदायिक शौचालय को इसी महीने पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना तथा शादी अनुदान को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 100% पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रॉपर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से प्राथमिक विद्यालय खुलना है, इसलिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएं। जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों का फोन अवश्य उठाएं तथा उनकी जो भी आवश्यकता शिकायत हो उसका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि तहसील दिवस में आने वाली शिकायत का 1 हफ्ते में निस्तारण सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने ग्रामोद्योग, कौशल विकास मिशन, दुग्ध समितियां, IGRS, युवा कल्याण एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के अंदर पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को वेतन रोकने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, गुरु प्रसाद, परियोजना निदेशक अभिमन्यु सिंह, DDO रविशंकर राय सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनपद के 80 वर्ष पुराने रघुनंदन प्रसाद रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, आसिफगंज, पुरानी कोतवाली, आजमगढ़ की नई ब्रांच रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालान स्मेदा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। हमारे यहाँ सोने, चांदी एवं हीरे की पूर्णतः हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी पर उपलब्ध। आसान किश्तों पर हॉलमार्क ज्वेलरी उचित मूल्य पर प्राप्त करें। ज्वेलरी की शुद्धता मापने के लिए फ्री कैरोमीटर की व्यवस्था। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों की हो खरीदारी,
आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरेगा रामेश्वर प्रसाद ज्वेलर्स, प्रथम तल जालांस मेगा शॉपिंग मॉल, सिधारी, आजमगढ़। वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ, आजमगढ़।